अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से स्क्रिप्ट फाइल को इस्तेमाल करना सीखा था और देन वी हैव डिस्कस के इसके फ़ायदे क्या हैं और कि क्यों हमें बड़ी कमांड्स के लिए या बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कमांड विंडो को सिंपली यूज़ नहीं करना चाहिए। ड्यू टू दैट डिस्कशन अब हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसको हम स्क्रिप्ट फाइल्स में ही करेंगे। तो चलते हैं कुछ मज़ीद एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। तो दिस इज़ अ क्वेश्चन, द डिस्टेंस t फ्रॉम अ पॉइंट p, कोई भी पॉइंट p है जिसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो साथ हमने उसका सबस्क्रिप्ट लगा दिया है एक्स पी वाई पी एंड जी पी टू द लाइंस दैट पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स a having coordinates x a y a z a and b x b y b z b can be calculated by the distance formula d is equal to 2s over r। ओके जी, मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला भी दे दिया, लेकिन व्हाट इज एस व्हाट इज आर। तो r इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b। ओके, हमें डिस्टेंस फार्मूला पता है और ये उन्होंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि एक कोऑर्डिनेट में से दूसरे कोऑर्डिनेट को माइनस करके इनके स्क्वायर्स ले लें एंड देन स्क्वायर रूट, and then S is the area of the triangle defined by the 3 points calculated by this one। और साथ हमने S जो है वो क्या है कि 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बनती है दिस वन, इसका जनाब एरिया आपने फाइंड आउट करना। अब उसका फार्मूला के S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर एंड S3। नाउ व्हाट इज S1 S2 S3, तो ये उन्होंने आपको दिया हुआ एक कॉम्प्लेक्स सा फार्मूला जिसके अंदर डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। फाइन, मैं सिर्फ एक फार्मूला पढ़ लेता हूँ, बाकी सारे फार्मूला सेम ही है, उस जैसे ही है। तो S1 इज इक्वल टू एक्स पी वाई ए प्लस एक्स ए वाई बी प्लस एक्स पी वाई पी, और सिमिलरली इसमें से आपने माइनस कर लेना, माइनस वाई बी एक्स ए प्लस वाई ए एक्स बी एंड वाई बी एक्स बी। ठीक है जी, इस फार्मूला को हम यूज कर लेंगे। करना क्या है, डिटरमिन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स P 2, 6, -1 from the lines that passes through the point A and B having some coordinates। और साथ हमने आपको प्रोसीजर बता दिया, फर्स्ट डिफाइन द वेरिएबल, तमाम कोऑर्डिनेट्स को आपने डिफाइन करना है एंड देन यूज द वेरिएबल टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वैल्यूज S1 S2 S3 एंड R, एंड फाइनली कैलकुलेट S एंड D। यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि व्हेनेवर यू आर डूइंग मैटलैब क्वेश्चंस, हमारी जो बेसिक अप्रोच है वो ये है कि हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसकी कोडिंग कैसे करनी है, फार्मूलाज कैसे बनाने हैं या ये फार्मूला कैसे आया, इस पर इतनी आपने गौर फिक्र नहीं करना। वी आर गिवन दीज फार्मूलाज, ओके फाइन, वी हैव टू यूज इट। तो अगर आपको ज़्यादा इन डेप्थ में जाके इन कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है तो ये बहुत ज़्यादा वास्ट वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट से आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तो फिजिक्स मैथमेटिक्स और आगे कुछ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स होंगी, इसके अलावा कुछ मॉडलिंग के क्वेश्चंस होंगे। तो ये पूरी जितना आपने टोटल पढ़ा हुआ है या आगे जाके पढ़ेंगे भी तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो इसलिए से आपने कंफ्यूज नहीं होना या डर नहीं जाना कि इतने बड़े बड़े सवाल जब हम मैटलैब में से अप्लाई करेंगे तो इट विल बी वेरी स्मॉल। तो सारी चीज़ें आपको इन तरतीब में गिवन है, जैसे ये है कि अब थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया। पहले आपको जब आप एफएससी में पढ़ते थे या एलिमेंट्री लेवल पे पहले सेमेस्टर में अगर आप पढ़े हैं यूनिवर्सिटी के, तो यू आर गिवन जस्ट फार्मूलाज और भाई इस फार्मूलाज को कैलकुलेट करो। लेकिन अब ये साथ साथ आपको पता चलेगा भाई फार्मूलाज यूज़ कहाँ पर हो रहे हैं, रियल लाइफ के साथ उसको कुछ ना कुछ मैच किया जा रहा है, अटैच किया जा रहा है उसको, कनेक्शन को। तो बेसिक हमारा जो यहाँ पर सीन है वो ये है कि ए बी आपको गिवन है पॉइंट, पी भी गिवन है, जो एक्स ए और एक्स बी हैं ये आपको कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी के हैं, पी के लिहाज से जो है वो उसके साथ एक्स पी लिखा होगा, तो ये तीनों ही इधर यूज़ हो रहे हैं। तो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट इसको कैसे करना है। सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि हमें फार्मूला भी नज़र आए और हम उसके मुताबिक क्वेश्चन कर लें। सेकेंड, ये कुछ चीज़ों को हम फिनिश कर सकते हैं, जैसे हमने अब सारा काम करना है एडिटेड फाइल पे, तो ये क्लिक ऑन द न्यू स्क्रिप्ट फाइल, तो ये हमारे पास एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी। तो बजाय ये कि आप सिर्फ इधर छोटा सा कोड लिखें, आप इसको ड्रैग करके अनडॉक कर सकते हैं, तो ये एक थोड़ी सी बड़ी सी फाइल हो जाएगी और फिर हमसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक दोबारा डॉक कर लेंगे।
तो जैसा भी हो आप उसको अपने मुताबिक यूज़ करें। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन है तो उसके बारे में कुछ कमेंट्स लिखेंगे कि वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P from a line passing through 2 points A and B। बेशक आप साथ A की वैल्यूज भी लिख लें तो इट इज़ गुड। जैसे A हमारे पास गिवन है वेक्टर -2, -1.5 एंड -3। ओके जी, और B की वैल्यू क्या है हमारे पास -2.5, 6, 4। और इसे हम P की वैल्यू भी लिख लेते हैं, तो P इज 2, 6 एंड -1। चलिए, तो ये हो गया आपका डिटेल थोड़ी सी क्वेश्चन के बारे में कि है क्या। अगर आपने मज़ीद सारा लिखना है तो यू कैन राइट क्वेश्चन 20, क्योंकि यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। तो अगर आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो यू कैन राइट द क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन नंबर लिखने के साथ साथ उसकी डिटेल लिखना भी ज़रूरी है, वरना आपको फिर बुक ओपन करनी पड़ेगी। तो हर चीज़ एक ऑर्डर में होती है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे वेक्टर ए के कोऑर्डिनेट्स को। तो दैट मीन हमें पहले एक्स ए, एक्स वाई ए, जी ए लिखना पड़ेगा। तो चूंकि हमने डिसाइड किया हुआ कि हमें स्मॉल लेटर्स ही यूज़ करना है, तो वी कैन राइट एक्स ए इज इक्वल टू -2 and then ya is equal to -1.5, and the next thing is za is equal to -3। आप सिमिलरली आप b के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, बजाय कि आप अगली लाइन में लिखें, इधर इसे कंटिन्यू करें। इट इज़ गुड कि आप नेक्स्ट लाइन में लिख लें। इस तरह एक्स ए, एक्स वाई, ये सारे एक्स ए, एक्स बी, एक्स पी, ये सारे एक ही लाइन में एक मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएंगे, तो पढ़ने में आसानी होगी। जैसे एक्स बी इज इक्वल टू -2.5 suppressor या semicolon, yb is equal to 6 and zb is equal to 4। सिमिलरली p के कोऑर्डिनेट्स और मजीद आगे नेक्स्ट लाइन में आप लिख लें, xp is equal to 2, yp is equal to 6 and zp is equal to -1। तो जब भी आप इनपुट लिख रहे हैं, मीन वेरिएबल्स डिफाइन कर लें एक दफ़ा, अगर आपने लिख ली है उसको एक दफ़ा टैली कर लें, क्योंकि अगर वेरिएबल्स की गलती होगी ताकि कैलकुलेशन में गलती होगी। तो एक्स इज -2, -1.5, -3। ओके जी, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -2.5, 6 एंड 4। ओके फाइन। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 2, 6 एंड -1। चलो जी, ज़बरदस्त हो गया। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। उसके लिए हमें s1, s2, s3 चाहिए और r का फॉर्मूला भी चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज r, और बेशक आप इन वेरिएबल्स के ऊपर लिख सकते हैं कमेंट्स में कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a, b एंड p। ठीक हो गया। एंड इधर आप लिख सकते हैं कमेंट के डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। चलिए ये ज़रा एक अच्छा फॉर्मेट हो जाएगा कि हर चीज़ क्लियरली हम लिखी हुई है, हमें दोबारा कोई चीज़ रिकॉल नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले है स्क्वायर रूट। ओके जी, बिल्ट इन फंक्शन हमने ब्रैकेट लगा दी है, और देन उसके अंदर मजीद आगे एक्स ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स ए का स्क्वायर आ रहा है। फाइन, एक और ब्रैकेट लगाएं, एक्स बी माइनस एक्स ए होल स्क्वायर प्लस अगेन ब्रैकेट वाई बी माइनस वाई ए होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अगेन ब्रैकेट जेड बी माइनस जेड ए। चलिए इसको भी हम सप्रेस कर लेते हैं बिकॉज वी वांट द वैल्यू ऑफ डी। अब हम क्या कैलकुलेट करने लगे हैं, एरिया। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ए, बी एंड पी।
तो उसके लिए उससे हमने फर्दर डिवाइड किया S1 S2 S3 में, तो S1 का फार्मूला लिख लेते हैं। वो क्या है? सो दीज आर द फार्मूलाज एंड अब आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज S, जो कि कैपिटल लिखा हुआ है। ओके फाइन, वी हैव make a rule कि we have to use small variables. Fine, तो S किसके लिए यूज हो रहा है? एरिया के लिए, तो we can write area underscore of, बल्कि we can denote area by S, ठीक है? तो सिंपल स्मॉल में ही लिख लेते, इट्स बेस्ट। तो S is equal to square root built-in function brackets S1 square plus S2 square plus S3 square. Okay जी, the distance of P from AB line, so that is D is equal to 2 static S divided by R। तो इसका चूँकि मुझे आंसर चाहिए, इसलिए मैं इसके आगे से प्रेसर नहीं लगाऊंगा, मैं तो सेमी कॉलन नहीं लगाऊंगा। सो दिस इज़ योर फाइल, और एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, अगेन रीचेक, क्योंकि अगर फार्मूले की मिस्टेक होगी, जैसे यहाँ पर वाई है, मैंने गलती से वाई पी लिख दिया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि मैटलैब के लिए तो वो एक नंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वो तो उससे मल्टीप्लाई कर देगा, लेकिन हमारा जो आंसर है वो गलत आएगा। और एक और चीज़ है कि अगर आपने वेरिएबल्स को देखना हो कि एक सिंगल वेरिएबल आपकी पूरी फाइल के अंदर कहाँ कहाँ पर आ रहा है, तो जस्ट आप किसी भी वेरिएबल को क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली वो वेरिएबल पूरी फाइल में जहाँ जहाँ पर यूज़ होगा वो हाईलाइट हो जाएंगे, जैसे ये आपके सामने आ रहा है। और अगर मैं वाई ए पे क्लिक करता हूँ तो दिस वन, ये आप कर्सर से मूव कर रहे हैं, लेट्स से हमने एक्सपी पे कर लिया, तो ऑटोमेटिकली एक्सपी सारे का सारा हाईलाइट हो जाएगा। ये भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है अगर आपके सामने फार्मूला मौजूद हैं। तो द नेक्स्ट थिंग इज सेव, तो सबसे पहले हमें सेव करना है डिस्टेंस ऑफ P from line AB। तो दिस इज योर फाइल नेम। ओके, तो सेव कहाँ पर करना है? देखें ये फोल्डर जो है करंट फोल्डर नहीं ओपन हुआ, शायद मैंने कुछ चेंजेस किए, तो यू कैन क्लिक ऑन मैटलैब और फिर आप सेव कर लें। चलें इसे रन करते हैं, या पहले से आप डॉक कर लें। तो अगेन अब हमें सारी चीज़ें लिख ली, मैंने इसे डॉक कर लिया और इसे आप रन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डिस्टेंस ऑफ ए लाइन P from the line AB is 11.3310। So that's it। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। तो क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 दोनों को देखते हैं। The voltage difference VAB between point A and B in the Wheatstone bridge circuit is given by, and I don't know what the heck is Wheatstone bridge, लेकिन हमें इससे ज़्यादा इतना कंसर्न नहीं है, क्योंकि उन्होंने नीचे हमें फार्मूला दे दिया कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का स्टाइल होगा, फाइन, लेकिन जो फार्मूला है वो उसने आपको बता दिया वोल्टेज डिफरेंस का, कि वी ए बी इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट सी माइनस डी सी प्लस वन डी प्लस वन। अब हम देखते हैं कि सी और डी है क्या, और वो उसने नीचे डिफाइन किए हैं R2 और R1। हमें पता है कि R जो सिंबल है वो रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, आपको फिगर में ये नज़र भी आ रही है R1 R2 R3 एंड R4। सिमिलरली डी जो है वो R3 और R4 की डिवीजन है। तो कैलकुलेट द डिफरेंस इफ वोल्टेज V इज इक्वल टू 15 वोल्ट, V की वैल्यू आ गई है, R1 R2 R3 R4 की वैल्यूज आपके पास मौजूद है। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता था कि दिस वन कि V का फार्मूला ये है, फाइंड द वैल्यूज, और ये आपके पास नीचे गिवन है, लेकिन जस्ट क्या है यहाँ पर जस्ट उसको थोड़ा सा
जो रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस वोल्टेज के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके साथ कनेक्ट किया गया। तो पहले आप जस्ट वेरिएबल्स डिफाइन करें और उसका ये फार्मूला लगा लें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। द करंट इन सीरीज आरसीएल सर्किट इज गिवन बाय, ये आपको करंट का फार्मूला दे दिया गया है, वी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी होल स्क्वायर, और देन पूरे का पूरा जो डिनोमिनेटर उसको स्क्वायर रूट आ गया। अब यहाँ पे 5 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, वी आर ओमेगा कैपिटल एल एंड सी। तो ओमेगा की वैल्यू इसने दे दिया 2 पाई एफ, यानी कि ओमेगा अगेन आगे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो उसने कहा कैलकुलेट द करंट फॉर द सर्किट शोन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 80 वोल्ट, वी की वैल्यू आ गई, फ्रिक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, इंडक्टर जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओहम है, इंडक्टेंस जो है वो 400 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 है, और जो कैपेसिटेंस है सी फॉर कैपेसिटेंस दिस वन 40 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6। अब ये भी 25 के साथ सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, और नीचे आपको जो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो बताई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, जस्ट क्या कि इनको जो हमारी बेसिक मैटलैब का स्टाइल है, जो हम पहले क्वेश्चंस कर रहे थे वेरिएबल को डिफाइन करने लगे, थर्ड सेकंड वेरिएबल्स को या न्यू वेरिएबल या एक्सप्रेशंस को वैल्यूएट करें, इट इज सेम लाइक दिस, लेकिन जस्ट क्या है कि इसको हमने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के साथ कनेक्ट किया हुआ। तो इस क्वेश्चन को करते हैं जो उसमें नई चीज़ आ रही है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3। तो हम एक नई टेक्निक को सीखते हैं कि कब 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 है, इसको हम शॉर्ट कैसे करके लिख सकते हैं। आमतौर पर स्टाइल यही है, फिर 10 एंड देन कैप माइनस 3 या माइनस 6। लेकिन जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में या ये जो आरएलसी सर्किट्स होते हैं, इसमें जो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है इनकी वैल्यूज हमेशा माइन्यूट होती हैं, 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 माइनस 1 से सही वैल्यूज होती हैं। तो जब ये एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहा है तो फिर इस फॉर्मेट में लिखना थोड़ा सा यानी लेंथी काम या टीडियस सा काम लगता है कि बार बार इसको लिखें। तो अगर इसी को हम एक 2 कैरेक्टर्स की कमांड के साथ लिखें तो ये ज़्यादा बेटर नहीं होगा, और उसमें फिर गलती भी नहीं होगी कि ब्रैकेट का ध्यान रखें, ब्रैकेट लगाई है कि नहीं लगाई है एटसेट्रा। तो क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बजाय कि हम न्यू फाइल को इधर से जाके ओपन करें, आप इससे प्लस का साइन को दबाकर भी न्यू जो टैब इसे ओपन कर सकते हैं। मैं इसे ज़रा अनडॉक कर रहा हूँ, तो मैंने इसे ड्रैग किया ताकि ज़रा फाइल अलहदा से आ जाए। अभी मुझे बाकी जो डेस्कटॉप का मैटलैब डेस्कटॉप व्यू है इसको नहीं मैंने देखना। तो इधर सबसे पहले लिख के करना क्या कि फाइंड द करंट इन ए आरसीएल सीरीज सर्किट। चलें जी, तो सबसे पहले वेरिएबल्स की वैल्यूज लिख लेते हैं। वोल्टेज is 80, the next is frequency is equal to 20, resistance is equal to 6 and inductance is equal to 400। अब एक तो स्टाइल ये है कि मल्टीप्लाई बाय 10 एंड देन पावर ब्रैकेट माइनस 3, ठीक है, ऐसा लिख लें। और एक स्टाइल जो है वो मैं सीख के कैपेसिटेंस के साथ लिखता हूँ कि 40। हमें पता है कि जब हमने साइंटिफिक नोटेशन का फॉर्मेट पढ़ा था तो उसके अंदर ई की पावर माइनस 005 या ई की पावर माइनस 6 या ई की पावर पॉजिटिव 10 आ रहा था। तो मैंने आपको बताया था जो ई जो है यहाँ पर ये जस्ट 10 को हमने रिप्लेस किया, ये जस्ट 10 की पावर। तो सेम जो है वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि 10 की पावर माइनस 6 है तो वी कैन राइट ई माइनस 6, दैट्स इट। तो ऑटोमेटिकली 10 की पावर माइनस 6 ही बनेगा। इसकी मैं एग्जांपल आपको कमांड विंडो में दे देता हूँ। तो वी कैन राइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 लिखना है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कैप 6, तो दिस इज दिस आंसर। सिमिलरली मैं लिखता हूँ 3 is 6, सेम आंसर। जब इस तरह 10 की पावर वाली वैल्यू ज़्यादा आ जाए तो यू कैन राइट ई। तो चलो देखिए हम स्क्रिप्ट फाइल की तरफ दोबारा चलते हैं। तो इसी तरह मैं यहाँ पर 400 एंड ई माइनस 6 लिख सकता हूँ। हमें ई के बाद कोई ब्रैकेट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स फाइन। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द फार्मूला फॉर करंट। तो I इज इक्वल टू
बल्कि सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द ओमेगा, क्योंकि ओमेगा भी चाहिए, तो वी कैन राइट W इज इक्वल टू 2 स्टैरिक पाई स्टैरिक f, जो कि हमने f को ऊपर डिफाइन कर दिया हुआ है, फाइन, वी गेट द W ओमेगा। और अब हम करंट का फॉर्मूला लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय, एंड डिनोमिनेटर है तो स्क्वायर रूट, और इसके अंदर हम वैल्यूज ले लेते हैं, r की पावर 2 प्लस अगेन ब्रैकेट ओमेगा मल्टीप्लाई बाय इंडक्टेंस माइनस अगेन ब्रैकेट फॉर द रेशियो 1 डिवाइड बाय ओमेगा मल्टीप्लाई बाय c होल स्क्वायर, एंड दिस दैट इज, चूंकि इसका हमें आंसर चाहिए तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर के नीचे ब्रैकेट नहीं लगाई, इज इट बिकॉज के यहाँ पर सिर्फ एक ही, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू, एक ही बिल्ट इन फंक्शन यूज हो रहा है, स्क्वायर रूट, तो बाकी सारी चीज़ें उसके अंदर कवर अप हो गई, तो मुझे डिनोमिनेटर को अलहदा से लिखने की ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट के साथ, क्योंकि वो सिंगल टर्म ही है, स्क्वायर रूट के अंदर ही तमाम चीज़ें आ रही। तो इसको रन करते हैं। सबसे पहले वी हैव टू सेव। चलें, अगर हम सेव नहीं करते, चलें आज यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि अगर हम फाइल को सेव नहीं करते तो व्हाट विल हैपन। मैं इसे डायरेक्ट रन करता हूँ, नो प्रॉब्लम। मैटलैब आपको कहेगा भैया आपने फाइल सेव नहीं की, पहले फाइल को सेव कर लें। तो वी कैन राइट क्वेश्चन 26, चलें 26, और वो है क्या, करंट इन RCL circuit। चल, तो the current is 13.3329। इट्स अप टू यू, अगर आप फॉर्मेट लॉन्ग यूज करना चाहते हैं शॉर्ट, तो दैट इज इट। तो ये थे क्वेश्चन वोल्टेज या RLC सर्किट्स के बारे में। तो मेन चीज़ है कि आपने घबराना नहीं है, जस्ट रीड द फार्मूला, रीड द वेरिएबल और मेक द कनेक्शन एंड राइट इट अप। तो चलिए, जो टेक्निक हमने सीखी है टू राइट द 10 की पावर समथिंग, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। So that is according to Newton's law of universal gravitation, the attraction force between two bodies is given by the formula F is equal to G m1 m2 over r square। ये दो दफ़ा m1 लिखा हुआ है, आई थिंक इधर एक जगह पर, इस जगह पर आई थिंक m2 आना चाहिए। चलो, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है बहुत बार, इट्स फाइन। Where m1 and m2 are the masses of the bodies and r is the distance between the bodies and g the universal gravitational constant, और g की वैल्यू है 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kilogram square। Okay, what we have to find, determine how many times the attraction force between the sun and the earth is larger than the attraction force between the earth and the moon। तो हमने दो चीज़ों को कंपैरिजन करना है कि सन और अर्थ में कितनी अट्रैक्शन है और वो कितना ज़्यादा, उसकी वैल्यू लार्जर है एज कम्पेयर टू अर्थ एंड मून। मतलब हमने दो दफ़ा इस फोर्स को फाइंड आउट करना है, वन फॉर द सन एंड अर्थ एंड सेकंड फॉर द अर्थ एंड मून। इसके लिए हमें डिस्टेंसेस चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज 149.6 into 10 raised to power 9 meters, and the distance between the moon and earth is 384.4 into 10 raised to power 6। साथ उसने मैसेज दे दिए हैं, मैस ऑफ अर्थ, मैस ऑफ सन, मैस ऑफ मून, और तमाम का तमाम 10 की पावर्स में हैं, बहुत बड़ी वैल्यूज हैं। तो चलते हैं, ये वाले क्वेश्चन में तो हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी सा इम्प्लीकेशन हो जाएगी उस टेक्निक की। तो स्टाइल इज द सेम, यू हैव टू न्यू फाइल, मैं इसे अंडा कर लेता हूँ, आप इधर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन चलें अंडा करके अगर एक फाइल बड़ी हो जाती है, अंडा दिस वन, चलिए इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज अबाउट ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। तो मैं इसे लिख लेता हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, और हमने फाइंड आउट क्या करना है कि द फोर्स बिटवीन सन अर्थ is how much
greater than the force between earth moon. This is it. तो सबसे पहले the best way is to define the variables. तो चलते हैं वेरिएबल्स की तरफ। सबसे पहले जी को डिफाइन करना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जब इस तरह चीज़ें आ जाएंगी जिसमें हम अब स्मॉल जी इज अ सिंपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड कैपिटल जी इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो यू हैव टू यूज कैपिटल वेरिएबल। क्योंकि 5-6 वेरिएबल्स हैं तो इसमें कैपिटल और स्मॉल का इतना फ़र्क या इतना मसला नहीं होगा, वरना आप उसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूजीसी भी लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू। इस तरह यूजीसी लिख लेते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू 6.67 एंड 10⁻11 है तो E-11, दैट्स इट। और ऊपर आप लिख लें कि यूजीसी है क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चल ताकि ज़रा पता जी हमें शॉर्ट फॉर्म बनाई क्या। ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया। देन हमें डिस्टेंसेस चाहिए, तो डिस्टेंस आर, लेकिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्टेंस, सन एंड अर्थ एंड मून एंड अर्थ। तो हम RSE फॉर सन एंड अर्थ लिख लेते हैं। तो वो है हमारे पास सन एंड अर्थ की 149.6 इंटू 10⁻9, तो E9 लिख लेते हैं। और इसी तरह R अर्थ मून कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 384.4 10⁻6। और बेशक अगर आप वेरिएबल्स के बारे में लिख रहे हैं तो साथ आगे भी लिखा जा सकता है कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ मून एंड डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये इज अ गुड थिंग। बेशक इसको भी हम आगे लिख लेते हैं ताकि जो वेरिएबल उसके आगे ही हमें पता चल जाए कि भाई इसका सीन क्या है। चल अब चलते हैं मैसेज की तरफ। तो मैस अर्थ है तो ME लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू 5.98 इंटू E 28 किलोग्राम्स। तो इधर साथ लिख लेंगे, परसेंटेज की तरफ चला गया, mass of earth and so now mass of sun is equal to 2.0 into e power 30. fine, इधर हम लिख लेंगे mass of sun। similarly mass of moon रह गया, तो इसे हम डबल m लिख लेते हैं, that is 7.36 10⁻22। तो इसे हम लिख लेते हैं mass of moon। ओके जी, तो सबसे पहले हमने करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ। तो वी विल राइट F सन एंड अर्थ, ठीक है। और इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज UGC स्टैटिक mass of sun static mass of earth whole divided by r square। तो हम न्यूमरेटर के ब्रैकेट लगा लेते हैं एंड देन डिवाइड बाय r square and r power 2। तो दिस इज इट। क्योंकि जो पावर उसने पहले ही एग्जीक्यूट होने से डिनोमिनेटर में आप बेशक जो है ब्रैकेट ना लगाएं, और चूंकि इसकी वैल्यू हमें चाहिए तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं। और साथ हम इसको लिखते हैं व्हाट इज FSC। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन अर्थ। चलें, इसी तरह we have to find force of attraction between earth and moon। तो FEM is equal to सेम थिंग, ऊपर से फॉर्मूला कॉपी करें और यहाँ पर जस्ट सन की जगह पर मून लिख लें, कोई मसला नहीं। और ये भी आप ऊपर से कमेंट कॉपी कर लें, तो जहाँ पर जस्ट सन लिखा होगा वहाँ पर मून कर लेंगे या अर्थ मून कर लें, इट्स अप टू यू।
तो ये देखें, इसके साथ मैं कमेंट्स लिख रहा था, अब कोई भी बंदा कभी भी ये फाइल ओपन करेगा तो इजीली इसको समझ सकता है। इसमें तो बड़ी कोई हमने रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, इसमें हमने कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगाई है। ओके, ये तो हो गया, दो हमने कैलकुलेशंस कर ली, लेकिन नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, जो असल बात है, डिटरमिन हाउ मेनी टाइम्स द अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ इज लार्जर दैन द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड मून। सादा लफ्जों में कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सन और अर्थ की, वो कितने टाइम्स है अर्थ एंड मून की। तो वी कैन राइट इससे पहले स्टेटमेंट या how much larger is the force of attraction between earth and moon। इस जुमले को हम शॉर्टर कैसे कर सकते हैं, मीन वेरिएबल जो हमने आंसर लिखना उसको कैसे लिखेंगे। इसको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, इतना लंबा सेंटेंस लिखने की बजाय। we can write force of sun and earth underscore is times force of moon and earth, जो भी है इससे हमें अंदाज़ा हो जाए कि भाई कितने टाइम्स है। फार्मूला तो सिंपल यही होगा कि जब सन और अर्थ की फोर्स है उसको डिवाइड कर दें मून और अर्थ के फोर्स के साथ, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कितने टाइम्स है। तो दैट्स इट। और अब हम इसे रन करते हैं, तो पहले तो हमें फाइल को सेव करना पड़ेगा। दैट विल बी, कैसे नाम दे दें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन अर्थ एंड मून। चलो ऐसा कहा लेते हैं। सो रिजल्ट आ गया होगा, चलो इसको हम बड़ा कर लेते हैं, बल्कि एडिटर विंडो को खत्म ही कर देते हैं। तो दिस इज इट, ये फाइल रन हुई है और दिस इज FSC जो कि शॉर्ट फॉर्म है। तो 2.2159 इंटू 10⁻47 बहुत बड़ी वैल्यू है, जबकि अर्थ और मून की सिर्फ 10⁻39 है। तो हमने बता दिया कि उसका कितने टाइम्स बन रहा है, तो इट इज़ 2.7174 इंटू 10⁻7, इतने टाइम्स वो ज़्यादा है। बड़ी बात है, इट्स अ वेरी वेरी हाई वैल्यू। अब आप मज़ीद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस की। सिमिलरली इधर ऊपर जो लिखा हुआ है कि गॉस्पेल अप्रोक्सीमेशन फॉर द फैक्टोरियल इन अ गिवन बाय, एक आपको फार्मूला बताया गया फैक्टोरियल को आप इन टर्म्स ऑफ अदर फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो अप्रोक्सीमेशन है इसको हम कहते हैं गॉस्पेल अप्रोक्सीमेशन। तो यूज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग 19 फैक्टोरियल and compare the result with the true value obtained with MATLAB built-in function by calculating the error। तो ओके फाइन, तो ये है कि इन लोगों ने जब पहले फैक्टोरियल का फार्मूला बनाया हुआ है, बिकॉज फैक्टोरियल को आप इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करो, इंस्टेड आप डायरेक्ट वैल्यू से निकालते हैं। एक क्वेश्चन जो पैदा होता है दिमाग में कि यार एक फैक्टोरियल का फार्मूला जो है हमारे पास सिंपल कि आप जो भी वैल्यू है उसको उससे प्रीवियस जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं सबसे मल्टीप्लाई कर दो एक्सेप्ट 0। तो हम ये क्यों नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल 5 का तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट्स इट, फाइन। लेकिन यहाँ पर ये है कि जब आप बड़ी वैल्यूज जैसे 1001 का करते हैं तो आपको इतनी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एंड इमेजिन कि मशीन को कितना टाइम सर्व करना पड़ता होगा। इसके बजाय अगर हम इसको डायरेक्ट कोई वैल्यू लगा दें, इसके अंदर हमें इतनी ज़्यादा वैल्यूज को मल्टीप्लाई ना करना पड़े। तो ये देखना फार्मूला ये 2 मल्टीप्लाई बाय n, n इज जस्ट वन वैल्यू प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू आपके पास सेव है n की पावर n, 1001 है तो उसकी पावर 1001 ले लें, एंड e की पावर -n। तो ये सारी की सारी वैल्यूज इकट्ठी निकल आए। तो देखते हैं कि दोनों फार्मूलाज में जाहिर सी बात है ये अप्रॉक्सीमेशन है, तो इसमें कोई ना कोई एरर तो होगा।
थोड़ा सा, लेकिन कितना एरर है, क्या ये हमारे लिए यूज टू होगा कि नहीं, इसको देख लेते हैं। और बल्कि इसको कमांड विंडो में ही कर लेते हैं, इट्स सिंपल। तो दैट इज इट। बजाय कि मैं अब आपको जस्ट एक क्विक व्यू देने लगा, तो फैक्टोरियल को हम FACT लिख लेते हैं। दैट इज स्क्वायर रूट ब्रैकेट, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू क्या है हमारे पास 19। तो इट इज गुड कि हम पहले n को डिफाइन कर लें, n इज इक्वल टू 19। तो 2 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1/3, ठीक हो गया। और स्क्वायर रूट के अंदर पाई से मल्टीप्लिकेशन भी है, तो दैट मीन हमें इधर एक और ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना स्क्वायर रूट्स में कि कौन सी टर्म स्क्वायर रूट में मौजूद है और कौन सी नहीं। एंड देन आफ्टर द स्क्वायर रूट n की पावर n, तो n कैप n, अगेन मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट है तो exp, और इधर लिख देंगे -n। ओके, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। So this is it, and now we find the factorial by using the built-in formula FACTORIAL and n. So these are the answers. अब अगर हम इन्हें गौर से देखें तो हमें जस्ट जो डिफरेंस नज़र आ रहा है इट इज़ 1.216। ओके जी, डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस बिल्कुल ठीक है। एंड द फोर्थ वन, इधर 4 आ रहा और इधर एक 5, तो 0.001 का डिफरेंस आ रहा। देखने में ये लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है जो कि आमतौर पर होती है, बिकॉज इट इज़ अ साइंटिफिक नोटेशन। ये 1.2164 नहीं है, इसके साथ e पावर 17 यानी कि 10 की पावर 17 मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड सेम गोज फॉर हेयर, ये 0.4 डेसिमल का नहीं, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ऑलमोस्ट आई थिंक 3-4 डिजिट हैं पहले, तो ये 17 में से 4 माइनस कर दें, दैट विल बी 4 into 10 raised to power 13 का डिफरेंस आ रहा है। इट्स अ वेरी बिग वैल्यू। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आंसर्स आए तो हमेशा जब भी साइंटिफिक नोटेशन में तो सिर्फ इधर डेसिमल्स को नहीं देखना, साथ इस वैल्यू को भी देखना है। बल्कि अगर हम इसे थोड़ा सा फॉर्मेट लॉन्ग कर लें तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा अच्छा हो जाएगा कि डिफरेंस का, ये सिर्फ एक वैल्यू का डिफरेंस नहीं है, ये बोथ वैल्यूज़ का डिफरेंस है। तो चलें इन दोनों को हम इकट्ठे ही करते हैं। दिस इज़ इट। आप ये वाली वैल्यूज़ देखें और आप ये वाली वैल्यू देखें, दोनों में बहुत ज़्यादा नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है। अब हमने क्या करना है, बजाय कि हम इस तरह डिफरेंस को देखें, हमें इसमें फार्मूला दिया हुआ है कि आप एरर निकालें। एरर का फार्मूला है ERR, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू जो कि हमारी बाय डिफ़ॉल्ट है, तो हम उसे लिख लेते हैं फैक्टोरियल 19 या n लिख लें, जो कि n हमने सेव किया हुआ है, माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, वो हमने जो कि फार्मूला से निकाली, इट इज फैक्ट होल डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू इज अगेन फैक्टोरियल। ओके, दिस इज इट, दिस इज योर फैक्टोरियल फार्मूला। और ब्रैकेट गलती से लगी है। यहाँ पर जो एरर का फार्मूला है ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। आमतौर पर जो एरर निकाला जाता है वो होता है एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, तो आपको बता देगा कि जी आपकी जो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है वो एग्जैक्ट से कितने डिफरेंस है। लेकिन जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर एरर को हम फिर उसके बाद डिवाइड भी करते हैं ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट आंसर से। इसको हम कहते हैं रिलेटिव एरर। जो पहले आपको एग्जांपल दिया नॉर्मल, इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, और ये जो फार्मूला है ये हमें रिलेटिव एरर देता है। बाकी आप इसके मज़ीद डिटेल गूगल पे सर्च कर सकते हैं, विकीपीडिया पे देख सकते हैं। अगर मैथमेटिक्स के आप स्टूडेंट हैं तो आप इंशाल्लाह न्यूमेरिकल एनालिसिस में जाकर देखेंगे कि ज़्यादातर प्रॉब्लम जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर हम रिलेटिव एरर ही फाइंड आउट करते हैं, जो कि एब्सोल्यूट एरर बाज़ औक़ात हमें मिसलीड कर जाता है। तो बहरहाल अभी हम इसका एरर फाइंड आउट करते हैं। तो उसका आंसर की बजाय उसने कह दिया कि जी आपने फैक्टोरियल गलत लिखा है। ओ स्पेलिंग गलत हो गई, एकदम ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक्स बाज़ औक़ात हो जाती हैं। FACTORIAL, चल, और फैक्टोरियल के बाद हमने लिखा भी नहीं कि कौन सी वैल्यू है। दिस इज इट, असल मसला ये है। तो दिस इज योर relative error which is
1.872089 इंटू E-5। तो ये आपका उसके मुताबिक बना ला, दैट विल बी 0.000187 यानी कि ओरिजिनल वैल्यू की निस्बत ये जो एरर है वो इट्स अ माइनर मिस्टेक। लेकिन अगर हम वैसे डिफरेंस निकाल रहे थे तो वो बहुत बड़ी वैल्यू लग रही थी। लेकिन जब आप ओरिजिनल वैल्यू के कंपैरिजन से निकालेंगे कि उसका कितना टाइम बनता है तो ये इसका बिल्कुल माइनर सा माइन्यूट सी वैल्यू बनती है। और अगर आप इसकी परसेंटेज निकालें तो और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना है। परसेंटेज के लिए क्या होता है, वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई विद द 100। तो मैं इसे यहाँ पर 100 कर देता हूँ, तो दिस इज इट 0.0018% या 19%। तो ये जो हमारा एरर आया है इट इज 0.0019%, तो इट इज एक्सेप्टेबल। यानी कि दोनों फार्मूला से जो आंसर आया है इतना ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, गुजारा हो सकता है। बाकी डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम के ऊपर कि आप एरर कितने परसेंट तक बर्दाश्त कर सकते हैं। इट इज आइदर 0.1 आपकी लिमिट है अपर लिमिट, या 0.2 0.3 ज़्यादातर यही होता है, या आप एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं। एनीहाउ दिस इज इट। और चलें अब इसको क्लियर करते हैं, बहुत ज़्यादा रश हो गया कमांड विंडो पे। ओके जी, तो अब हम सन अर्थ वाले सवाल को दोबारा देखते हैं, क्योंकि ये 40 सामने ही लिखा हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा से मज़ीद रन कर लिया जाए। आई डबल क्लिक इट एंड देन रन इट, तो यहाँ पर एरर आ गया। अब ऐसा क्यों है कि पहले तो हमने इसे रन किया था तो हमारे पास आंसर आ गया था, लेकिन अब इसे हमने दोबारा सेम प्रोग्राम को रन किया तो आंसर नहीं आ रहा, और साथ कोई हमें एरर दे रहा है कि अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल आर, कि भाई आपने तो आर फंक्शन आर वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया। और उसके बाद उसने बताया कि एरर इन दिस इज द फाइल नेम एंड लाइन 14, और साथ फार्मूला भी लिखा हुआ है किस जगह पर एरर FSC, और यहाँ पर आपने आर यूज़ किया हुआ। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखें 14 के आगे ही उसने लगा दी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने तो ऊपर RSC और REM डिफाइन किया हुआ है, और तो यहाँ पर फिर उसके रिस्पेक्टिव ही आना चाहिए था ना, जो डिस्टेंस है मीन यहाँ पर आना चाहिए था R। अगर हम सन अर्थ की बात करें RSC, और अगर हम अर्थ मून की बात करें तो REM आना चाहिए था। ओके फाइन, ये तो एरर है, समझ आ गया। लेकिन प्रीवियस टाइम पे जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तब ये एरर क्यों नहीं है, तो दिस इज़ द रीज़न। चले एक प्रैक्टिकल हमारे पास एक एग्जांपल भी आ गई है कि आपको कहा जाता था कि जब भी आप कोई भी एक नई फाइल बनाएं, हमेशा जो प्रीवियस डाटा है कमांड विंडो से उसे फिनिश कर लें। यानी कि आपने तमाम वेरिएबल जो है इधर राइट साइड पे इसे फिनिश करना ज़रूरी है। क्योंकि बैक एंड पे आर वेरिएबल पहले डिफाइन था, वो जो एग्जांपल थी डिस्टेंस ऑफ ए पी फ्रॉम लाइन ए बी, इसके अंदर भी हमने आर की वैल्यू को यूज़ किया हुआ था। और अगर मैं इसे ओपन करूं तो इधर कहीं लिखा होगा दिस इज इट। अब मैटलैब के अंदर तो ये आर की वैल्यू सेव है, तो जब हमने ये वाला फाइल को रन किया था तो मैटलैब ने आर जो है बैक एंड पे जो भी वैल्यू सेव हुई थी उसको चला दी, जिसकी वजह से हमारा आंसर भी गलत आ रहा था। अब हम इसको अगेन रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ। सो दिस इज इट। force of attraction between sun and earth is 3.56 into E या 10 की पावर 26, और अर्थ और मून की जो फोर्स है इट इज 10 to power 24, यानी कि 100 टाइम्स का डिफरेंस है। तो अब हम देखते हैं कि जो फोर्स ऑफ सन है वो अर्थ और मून उसके कितने टाइम्स है। तो नीचे लिखा हुआ है FSE is times FME, that is equal to 1.277 into 10 to power 2। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 127.7। तो जो सन अर्थ की अट्रैक्शन है वो अर्थ मून की अट्रैक्शन से 127 टाइम्स है, वी कैन से दैट। अगेन इट्स अ वेरी लार्ज वैल्यू, लेकिन प्रीवियस जो आंसर आ रहे थे वो गलत थे। मैं इसको दोबारा एक दफ़ा आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि कैसे आए थे वो आंसर। कि मैं इधर से क्लियर आर नहीं लिखता और मैं इधर जस्ट आर लिखा रहने देता हूँ और बताता हूँ कि मैटलैब ने क्यों नहीं एरर दिया। इसे हम सेव कर लेते हैं, लेकिन पहले मैं ये डिस्टेंस वाली फाइल को रन करता हूँ। तो जैसे मैंने इसको रन किया आप यहाँ पर देखें ये आर डिफाइन हुआ। अब इसके बाद जब मैं अर्थ और सन वाली फाइल को रन करता हूँ कोई एरर नहीं आएगा और अजीब सा कोई गलत आंसर्स आएंगे।
जो कि मैटलैब की गलती नहीं है, ये हमारी ह्यूमंस की गलती है और इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। इस आर की वजह से देखें इतना बड़ा गड़बड़ हो गई थी। जो 127 टाइम्स है वो पता नहीं दैट वाज 1001 मिलियन टाइम्स 1 क्या हुआ। अब किधर 100 और किधर मिलियन, इट्स अ वेरी बिग वैल्यू। तो इसलिए इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। होप सो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको समझ आ गई होगी, नहीं तो फिर आप खुद भी मिस्टेक्स करके सीख सकते हैं। और मैं यहाँ पर अब फाइल से ऊपर क्लियर आर लिखने लगा। इस तरह डिस्टेंस फाइल में भी आप लिख लें, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ जो कि इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में यूज होता है। तो ये लॉ क्या कहता है? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग गिव्स द टेम्परेचर T of an object and any time t in terms of T naught is temperature at T is equal to 0। यानी कि जब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी कॉल्ड T naught एंड Ts द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। और जो उसका एनवायरनमेंट होगा, बॉडी जिस एनवायरनमेंट में होगी उसका जो टेम्परेचर है उसे हमने Ts कह दिया। नीचे उसने फार्मूला लिखा हुआ है, तो दिस इज योर फार्मूला। टेम्परेचर एट एनी टाइम T इज इक्वल टू Ts, यानी उसका सराउंडिंग का टेम्परेचर प्लस T नॉट माइनस Ts, उस बॉडी का और सराउंडिंग का टेम्परेचर का जो आपस में डिफरेंस है वो मल्टीप्लाई बाय e की पावर माइनस kT। तो यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं इट इज अ टाइम, और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है जैसे Ts और T नॉट, और एक और वेरिएबल जो एक एक्स्ट्रा आया हुआ दिस इज k। ये k की वैल्यू यहाँ पर नहीं गिवन, बाकी तमाम चीज़ों की वैल्यूज हमें गिवन है। अब सीन क्या है? A police officer arrives at a crime scene in a hotel room at time 9:18 p.m. where he finds the dead body। तो जो कत्ल हो गया और हमने अब उस कत्ल का सुराग निकालना है, कब जो है उस बंदे को मारा गया। तो he immediately measures the body temperature and find it 79.5। अब जब पुलिस ऑफिसर पहुंचा है तो उस टाइम पे हमारा क्राइम सीन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया, इसलिए हम 9:18 को हम कह देंगे इट इज T नॉट, यानी कि जैसे हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। एंड एग्जैक्टली 1 आवर लेटर, ओके जी, 1 घंटा गुजर गया, एंड ही फाइंड इट्स अगेन टू बी 78.0 फ़ारेनहाइट। तो यानी कि ये जो है अब 1 घंटा गुजरने के बाद, तो दिस विल बी, हम 1 आवर को कर लेते हैं मिनट्स में ताकि हमें आसानी हो जाए। तो T60, तो हम जो एक्सपेरिमेंट है उसको मिनट्स में लेकर चलेंगे। ओके, व्हाट वी हैव टू डू? डिटरमिन द टाइम ऑफ डेथ assuming the victim body temperature was normal, ठीक है, prior to that। अब ये ना बता दे, जब हमारे पास k की वैल्यू होगी तो हम फिर T ऑफ T की जगह पर जो सा मर्जी टेम्परेचर पुट करें और हम उसके अकॉर्डिंगली जो दिस T है ये टाइम निकाल सकते हैं। तो वी हैव टू फाइंड दिस। तो T ऑफ T ये हो गया हमारे पास 98.6। एक चीज रहेगी सराउंडिंग टेम्परेचर, वो उसने हमें बता दिया है कि दैट द रूम टेम्परेचर वाज कांस्टेंट। तो दिस इज योर Ts। तो चलते हैं अब इसके प्रोग्राम की तरफ। जी हमें न्यू स्क्रिप्ट फाइल चाहिए। So this is it। सबसे पहले हम कमेंट्स लिख लेते हैं कि हम करने क्या लगे हैं। तो दैट इज न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, finding the time of death of a body at crime scene। बाकी हमने वेरिएबल की वैल्यूज नीचे लिखी होंगी, तो इसलिए हमें ऊपर डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज आवर टी नॉट। टी नॉट को हम लिख देंगे T0 विच इज 79.5, ओके। एंड T60 जब 1 आवर गुजर गया है तब क्या टेम्परेचर था, दैट वाज 78, फाइन।
T60 is equal to 78, surrounding temperature Ts which is equal to 69, फाइन। और उसके अलावा क्या है हमारे पास, टाइम एट t, so this is t and small t is equal to, ये हमने फाइंड आउट करना है 98.6। चले हम उसे टाइम दे लेते हैं कि दैट टाइम वाज t1, कोई एक हमने नाम दे दिया वेरिएबल को, क्योंकि स्मॉल टी तो एक जनरल है तो t1 इज अ स्पेसिफिक नेम, t_t1 is equal to 98.6, you have to find that। और ये चार वैल्यूज हमें गिवन है। और नेक्स्ट भी हमने क्या हमने फाइंड आउट करना है, सबसे पहले k की वैल्यू नहीं है तो k के लिए पहले हमें फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले जो हम कंडीशन अप्लाई करेंगे वो करेंगे T60 की। इसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम t की जगह पर 60 मिनट्स पुट करेंगे तो इसके मुताबिक जो हमारा टेम्परेचर होगा इसकी वैल्यू t की वैल्यू आ जाएगी 78, ts की वैल्यू 69 है हमारे पास, t0 की वैल्यू हमें पता है 79.5 और e की पावर kt, तो t इधर भी जो टाइम है इट इज 60, तो वी कैन फाइंड k। बेस्ट ये है कि पहले हम k के फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लें, सेट के वैल्यूज पुट करें फिर मैनुअली कैलकुलेट करें। इट्स बेस्ट कि हम लॉग अप्लाई करके k को इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल के मुताबिक लें। तो सबसे पहले k का फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला की सिंप्लीफिकेशन आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। दैट इज k इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट न्यूमरेटर, उसको भी ब्रैकेट में लिखें, दैट इज t0 माइनस ts, तो t0 माइनस ts divided by the denominator, that is क्योंकि for the first condition हमने टाइम को 60 पुट किया हुआ था T60, यहाँ पर आ जाएगा T60 जब इसका टेम्परेचर था माइनस द सराउंडिंग टेम्परेचर Ts एंड होल डिवाइड बाय द टाइम, जो कि टाइम हमने पुट किया हुआ था। t की वैल्यू है हमारे पास 60, तो इधर से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। अब जो सेकंड कंडीशन है उसमें हमने क्या पुट करना है, अब हमारे पास k का आंसर निकला है तो अब हम जो टाइम ऑफ डेथ है वो एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय लेटिंग लेट t इज इक्वल टू t1 बी द टाइम जब बॉडी जो है वो जब बंदे को मारा गया है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास t एट t1 आ जाएगा और राइट साइड पे जो हमारी इक्वेशन है उसमें e की पावर माइनस k t1, तो हमने t1 को फाइंड आउट करना है। तो अगेन हमें चूँकि स्मॉल t फाइंड आउट करना है तो उसके लिहाज से हम फॉर्मूले को अगेन चेंज कर सकते हैं जैसे हमने k के लिए किया। दोनों एक ही चीज़ है, जस्ट क्या है कि पहले हमने इधर t से डिवीजन की, अब हम यहाँ पर k से डिवीजन करेंगे। तो फॉर्मूला विल बी टाइम इज इक्वल टू या t1 जो कि हम पुट कर रहे हैं, तो t1 इज इक्वल टू लॉग, क्योंकि यहाँ पर लॉग यूजर है विद बेस ई इसलिए मैंने सिंपल लिखा है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब बेस 10 वाला हो तो साथ में हमें इस तरह 10 लगाना पड़ेगा, और अगर बेस ई वाला है तो सिंपल लॉग यूज होगा। तो अगेन t0 माइनस ts, न्यूमरेटर को ब्रैकेट कर लिया, सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी ब्रैकेट करेंगे। अब यहाँ पर t जो हमने ऊपर टाइम लिखा था t_1 एंड माइनस ts, ये हमारा लॉग कंप्लीट हो गया डिवाइडेड बाय k, क्योंकि हमें इसका आंसर चाहिए तो हम इसको ऐसे रहने देते हैं। प्लस जो है ये जो हमारे पास टाइम आएगा ये मिनट्स में आएगा, और चूँकि यहाँ पे डिवीजन और लॉग यूज़ हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर है वो डेसिमल नंबर्स में है, तो हमें डेसिमल नंबर्स नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्ट मिनट्स चाहिए। तो वी कैन राउंड दिस ऑफ, यहाँ पर आप राउंड की कमांड लगा दें। इसको सेव कर लिया, इसको हम डॉक करते हैं और रन, तो आंसर आ गया -403। अब माइनस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम वैसे कभी भी माइनस नहीं होता है, लेकिन चूंकि जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट किया था वो 918 पे था, तो जब बैक एंड पे जा रहा है तो माइनस जो है सिर्फ इस चीज़ को शो कर रहा है कि जो टाइम था इट वाज प्रीवियस मिनट नॉट नेक्स्ट मिनट।
तो 403 मिनट पहले वो बॉडी जो है, वो जो बंदा है उसे मारा गया है। आप इसे आवर्स में भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो दैट विल बी, इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि वी हैव टू फाइंड आवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, T1 डिवाइड बाय 60। और अगर आप माइनस साइन चुके, आप इसके सिंबल को समझ चुके हैं, आप माइनस साइन यहाँ पर नहीं लाना चाहते, ठीक है, तो यू कैन यूज एब्सोल्यूट वैल्यू ABS और आप इधर T1 की गिनती लगा दें। अब हम पता चल गया कि हम प्रीवियस टाइम ही फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसलिए हमें नेगेटिव की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट एक सिंबल है कि हम प्रीवियस टाइम की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम की नहीं। तो यहाँ से आर तो आप इस तरह सिंपली निकाल लेंगे, साथ हमें मिनट्स भी चाहिए, तो दैट विल बी आवर्स एंड मिनट्स। दिस विल बी, बल्कि इसको पहले हमें लगाना पड़ेगा फ्लोर वैल्यू, ताकि हमें इंटीजर वैल्यू मिले। अब जो हमें मिनट्स निकालने हैं, तो हमें टाइम में से फ्लोर जो भी वैल्यू आ रही है उसको निकालना पड़ेगा। तो दैट विल बी टोटल टाइम मिनट्स माइनस आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60। तो जितना बच गया वो हमारा होगा। अब इसको दोबारा रन करते हैं। ओहो, तो टोटल टाइम वाज 403 मिनट्स, 6 आवर्स एंड 43 मिनट्स पहले उसे मारा गया। तो अगर आप एग्जैक्ट टाइम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। 918 में से इसको माइनस कर लें तो यू विल गेट द आंसर। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो देखिए किस तरह हम एक सिंपल सा बेसिक सा लॉ है उसकी मदद से टाइम ऑफ डेथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये किससे मुमकिन हुआ, ये मैथमेटिक्स से मुमकिन हुआ। बेशक ये इंजीनियरिंग प्रॉब्लम या फिजिक्स प्रॉब्लम है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए, इसको फाइंड आउट सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, और कैलकुलेशंस के लिए हमें मैटलैब। तो ये इंशाल्लाह जब आप आगे जाके पढ़ेंगे इन मॉडलिंग सब्जेक्ट, तो इसका बाकायदा मॉडल बनाया जाता है। इट इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको सॉल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन आती है। ये इक्वेशन डायरेक्ट नहीं आ जाती। जितने भी फिजिकल लॉज हैं या जितने भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादातर डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती हैं, और फिर हम उसके ऊपर डिफरेंट टूल्स अप्लाई करके उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो दिस इज इट। और अगर आपको स्टिल कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कहीं पर भी कुछ समझ नहीं आया, तो यू कैन कमेंट इट और आई विल रिप्लाई इट बैक। दैट्स ऑल, थैंक यू।